नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सदिश तथा अदिश राशियाँ पढ़ी। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है तथा सदिश राशि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। आओ समझे इनसे संबंधित परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस। नंबर 1, दूरी यानी डिस्टेंस। दूरी क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कोई मूविंग बॉडी जो किसी समय में कुल लंबाई तय करती है उसे दूरी कहते हैं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। इसका SI मात्रक मीटर है। इसका SI मात्रक मीटर होता है तथा यह अदिश राशि है। अदिश राशि है। नंबर 2, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई गतिमान वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच में जितनी भी न्यूनतम दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। जैसे मान लिया ये कोई दो बिंदु है किसी निश्चित दिशा में। इन बिंदुओं के बीच में जितनी न्यूनतम दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। यह धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव तथा शून्य होती है। कैसे? दूरी तथा विस्थापन में डिफरेंस क्या होता है? एक तो ये दूरी अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है। इसमें दिशा निश्चित है। मान लिया कोई व्यक्ति A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है लेकिन इसमें दिशा निश्चित नहीं है, डायरेक्शन निश्चित नहीं है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। अतः इसकी दूरी धनात्मक होगी। जबकि विस्थापन में यदि कोई व्यक्ति A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है तो उसकी किसी निश्चित दिशा में मान लिया कोई A व्यक्ति पश्चिम दिशा में B पॉइंट तक जाता है तो उसकी दिशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होगी। यदि वह व्यक्ति B पॉइंट से A पॉइंट तक आता है यानी जिस पॉइंट से शुरू किया उस पॉइंट तक आता है तो उसने कोई दूरी तय नहीं की, यानी उसकी जो तय की गई दूरी होगी वो 0 होगी। यदि वही व्यक्ति इस A पॉइंट से अपने पिछली ओर C पॉइंट तक आ जाता है तो दूरी निगेटिव होती है। किसी और में समझे, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जाता है तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। यदि वही व्यक्ति पश्चिम दिशा में जाता है तो भी दूरी पॉजिटिव होगी। यदि वही व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है तो दूरी नेगेटिव होगी। यदि दक्षिण की ओर जाता है तो भी नेगेटिव होगी। यानी दिशा निश्चित करती है कि दूरी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या शून्य होगी। यह विस्थापन है। विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा निश्चित है। अब चाल यानी स्पीड तथा वेलोसिटी यानी वेग। चाल
वेग यानी वेलोसिटी। चाल क्या होती है? किसी समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं, या एकांक समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। इसका एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है तथा यह अदिश राशि होती है, तथा इसकी दिशा भी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। अब वेग, कोई गतिमान वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित हो सकती है या जितनी दूरी तय करती है किसी निश्चित दिशा में, उसे वेलोसिटी यानी वेग कहते हैं, यानी कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित समय में जितनी दूरी तय करती है या जितना अधिक विस्थापित होती है उसे वेग यानी वेलोसिटी कहते हैं। विस्थापन की दर, विस्थापन की दर, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों रेलवे में यह क्वेश्चन आया था कि विस्थापन की दर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन थे, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और कोई अन्य था। तो विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। वेग बराबर होता है विस्थापन की दर या विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर तथा समय का मात्रक सेकंड। वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, तथा शून्य हो सकता है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में कई फेरी आए हुए हैं। चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, वेग कैसी राशि है। यहाँ तक कि यूपीएससी में ये दूरी और विस्थापन से रिलेटेड एक सवाल आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे नंबर 1, दूरी धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है। नंबर 2, विस्थापन केवल धनात्मक हो सकता है। ऐसे ऐसे करके यूपीएससी में सवाल आया। तो दोस्तों प्रत्येक विषय को थोड़ा गंभीरता से पढ़ें। अब एक्सेलरेशन यानी त्वरण, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु द्वारा तय किए गए वेग परिवर्तन या वेग परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे? एक्सेलरेशन बराबर यानी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड तथा समय का मात्रक सेकंड हो गया। तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर प्रति वर्ग मीटर होता है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो उसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है,
समय के साथ घट रहा है तो उसे मंदन या डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, या ऋणात्मक मंदन कहते हैं, या ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। नंबर 2 कंडीशन, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, धनात्मक त्वरण कहते हैं। तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। यदि नंबर 3 कंडीशन, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका वेग यानी वेग परिवर्तन की दर यानी कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन 0 होगा। यदि किसी वस्तु का वेग, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण 0 होगा। यूपीएससी में आया हुआ सवाल है और ये ROARO 2016 में आया हुआ सवाल है। एक समान वेग क्या होता है? एक समान वेग वह होता है यदि कोई वस्तु किसी भिन्न भिन्न समय में कोई समान दूरी तय करती है, यानी अलग अलग समय में दूरी समान है, समान दूरी तय करती है तो एक समान वेलोसिटी कहा जाता है। लेकिन यदि कोई वस्तु भिन्न भिन्न समय में असमान दूरी, असमान यानी कि कोई दूरी 5 किलोमीटर की है, कोई दूरी 10 किलोमीटर की है, कोई 15 किलोमीटर की है, भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो असमान वेलोसिटी कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग एक समान है तो उसका त्वरण 0 होगा। या किसी और परिभाषा से समझिए, यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसमें ऋणात्मक त्वरण होगा यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाती है तो धनात्मक यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और ये जो नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई है और ऊपर से नीचे की ओर फेंकी गई है, ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन होता है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी क्या होता है? किसी वस्तु को जो पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है गुरुत्व कहा जाता है। यह एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है। गुरुत्व एक प्रकार का यानी ग्रेविटी एक प्रकार का अट्रैक्शन आकर्षण बल होता है। तो जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो त्वरण को प्रभावित करने वाला कारक क्या हुआ? वायु। रेलवे में आया हुआ सवाल है कि त्वरण को कौन सी राशि प्रभावित करती है, तो उनमें वायु भी था। तो कौन सी राशि प्रभावित करती है? वायु। त्वरण को वायु प्रभावित करती है। यदि वो नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो क्या होगा? मंदन, ऋणात्मक त्वरण या डी एक्सेलरेशन होगा। तो दोस्तों ये होगा त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि है।
त्वरण एक सदिश राशि है। जैसा कि बताया कि इसमें ग्रेविटी उत्पन्न हो रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। लंबाई के मात्रक, लंबाई के मात्रक, इसमें दो तरह के मात्रक हैं। नंबर एक, जो छोटी लंबाई या छोटी दूरियां जिनसे मापी जाती है, और नंबर दो, अत्यधिक लंबाई मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है वे होते हैं। नंबर एक, छोटी लंबाई वाले मात्रक। नंबर एक, फर्मी। यह दूरी का या लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। यह लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। इसकी सहायता से, यानी फर्मी की सहायता से, परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आदि का आकार ज्ञात किया जाता है। नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन इत्यादि का आकार ज्ञात किया जाता है, वह फर्मी से ज्ञात किया जाता है। एक फर्मी, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। नंबर दो, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से किसी तरंग यानी कि वेव की लंबाई ज्ञात की जाती है। किसी तरंग की लंबाई मापी जाती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है। नंबर तीन, माइक्रोन, यानी इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। माइक्रोन की सहायता से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेन्स का आकार ज्ञात किया जाता है। बायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का आकार ज्ञात किया जाता है। तो ये तो हो गए कुछ लंबाई के छोटे मात्रक। अब लंबाई के बड़े मात्रक। लंबाई के बड़े मात्रक। नंबर एक, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह दूरी का मात्रक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? सूर्य और पृथ्वी की जो औसत दूरी मापी जाती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापी जाती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। यह स्टैंडर्ड वैल्यू है। नंबर दो, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है
उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। या एक साल में जितना प्रकाश दूरी तय करता है उसे लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नंबर 3 पारसेक। यह दूरी का सबसे लंबा मात्रक है। यह दूरी का सबसे लंबा मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। दोस्तों ये हो गए लंबाई के मात्रक, छोटी दूरी के मात्रक, बड़ी दूरी के मात्रक। अब जानते हैं 5 खोजों के और उनके वैज्ञानिकों के नाम। खोजकर्ता। नंबर 1 साइकिल या बाइसिकल। इसकी खोज मैकमिलन ने की थी। मैकमिलन एक वैज्ञानिक है, मैकमिलन ने की थी। दोस्तों अगर आप रोज 5-5 वैज्ञानिक और उनके खोजकर्ता अगर याद करते हैं तो कुछ ही वीडियो में आपके सभी खोजकर्ता और उनके जो वैज्ञानिक संबंधित वैज्ञानिक है सभी याद हो जाएंगे। आपको एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। नंबर 2 रिवॉल्वर जिसे तमंचा या बंदूक भी कहते हैं। रिवॉल्वर की खोज की थी सैमुअल कोल्ट ने। सैमुअल कोल्ट ने इसकी खोज की थी। नंबर 3 विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। और ग्रामोफोन। विद्युत बल्ब और ग्रामोफोन की खोज एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। ग्रामोफोन क्या होता है? ग्रामोफोन जो किसी आवाज को रिकॉर्ड करके पुनः उसी आवाज को सुनाता है उसे ग्रामोफोन कहते हैं। ग्रामोफोन का इस्तेमाल जैसे फोन में किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है और टेलीविजन में, रेडियो में, इन सभी में ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 टेलीविजन। इसकी खोज J.L. बेयर्ड ने की थी। नंबर 5 रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। तो दोस्तों ये हो गए 5 खोजकर्ता। अब पढ़ते हैं 5 इक्विपमेंट यानी के उपकरण। उपकरण इक्विपमेंट यानी यंत्र। नंबर 1 बैरोमीटर। बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर प्रेशर का मापन किया जाता है।
बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर मापा जाता है। नंबर 2, कार्बोरेटर। इसकी खोज डैमलर ने की थी। डैमलर ने की थी। यह एक प्रकार का इंजन होता है, एक प्रकार का इंजन होता है। दोस्तों आपने देखा भी होगा मोटरसाइकिल, कार, बस, इन सभी में इंजन लगे रहते हैं जिसे कार्बोरेटर कहते हैं। कार्बोरेटर क्या काम करता है? जो आपकी मोटरसाइकिल, कार या जिसमें संबंधित वाहन में जो पेट्रोल, डीजल या जो भी ईंधन होता है, उस ईंधन को हवा में सही अनुपात में मिश्रित करने का काम करता है। क्या करता है? ईंधन तथा वायु को सही अनुपात में मिलाने का काम करता है। ये होगा कार्बोरेटर। नंबर 3, एनीमोमीटर। इससे वायु यानी हवा की गति तथा शक्ति यानी पावर मापा जाता है। SSC 2006 में आया हुआ सवाल है। वैसे तो दोस्तों हर एक सवाल कई एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन जो मुझे याद आ जाता है मैं उससे संबंधित एग्जाम को बता देता हूं कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है। नंबर 3, एरोमीटर। एरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु तथा गैस का भार यानी वेट मापा जाता है। एनीमोमीटर और एरोमीटर में अंतर समझिए आप। एनीमोमीटर से वायु की गति या हवा की गति मापी और शक्ति मापी जाती है, जबकि एरोमीटर से वायु तथा गैस का भार मापा जाता है। नंबर 5, अल्टीमीटर। ऊंचाई पर उड़ते विमान की ऊंचाई मापी जाती है। ये जो अल्टीमीटर होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय दाब कम होगा। इसी कमी के आधार पर अल्टीमीटर से उड़ते विमान की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। नंबर 6, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा मापी जाती है। दोस्तों एमीटर हर एक जो इलेक्ट्रिक यंत्र होते हैं उनमें अधिकतर लगा रहता है। एमीटर यह विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को कम या ज्यादा करता है ताकि उपकरण सेफ रहे, इक्विपमेंट सेफ रहे। जैसे टेलीविजन, फ्रिज, इन सब में, एयर कंडीशनर, ये इन सब में एमीटर लगा रहता है ताकि करंट ज्यादा या कम ना हो सके। दोस्तों हमारी क्लास कैसी लगी आप अपना सुझाव दें, और यह भी सुझाव दें कि वीडियो को लंबा करें या छोटा करें। आपके सुझाव हमारा मार्गदर्शन करेंगे।
जय हिंद दोस्तों।